प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हिंदी दोनों की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करते हैं। बात हो रही थी फर्स्ट पेपर की। मैंने कहा है कि प्रतिदिन एक क्लास आएगी फर्स्ट पेपर के लिए, है ना, फर्स्ट पेपर के लिए, और हमारी एक दूसरी क्लास आएगी हिंदी साहित्य के लिए। ठीक है, हिंदी साहित्य हमारा सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर सभी के लिए एक जैसा रहता है ना, एक ही सिलेबस है 81 विषयों के लिए एनटीए के माध्यम से जो हमें प्रोवाइड किया गया है। तो हम बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है जहाँ से देखो, हमने कहा है कि फर्स्ट पेपर में मैं वो चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। पढ़ने को फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है ना। तो सब कुछ को हम इस तरह मतलब रियलिटी के साथ नहीं उतार सकते, है ना। यदि मैं एक फैक्ट बात कहूँ और सत्य बात भी कहूँ, सब कुछ ना तो आप याद रख सकते हैं, ना सब कुछ आप रट सकते हैं। हाँ, बात समझने की है तो महत्वपूर्ण चीज़ों को आप समझ सकते हैं। और ये जो तथ्य है, शिक्षार्थी की विशेषताएं बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। बस कहने का है कि वहाँ लैंग्वेज चेंज होता है। शिक्षार्थी यानी अधिगमकर्ता, जो अधिगम करता है, जो लर्नर्स है, उसकी विशेषताएं बहुत बार रिपीट होती। ठीक है, यहाँ हमने शिक्षार्थी लिया है। शिक्षार्थी को समझना कि वो लर्नर्स है, अधिगम करता है, और अधिगम वाला जो शब्द आ जाता है वहीं बच्चे चकाचौंध हो जाते हैं। ठीक है, अधिगम वाला जैसे ही शब्द आता है वहीं बच्चे हमारे मतलब सोचते हैं कि अधिगम कैसे आ गया। अधिगम का मतलब क्या है? वो सीखने वाला है ना, जो व्यक्ति सीखने वाला है वो अधिगम करता है। एक ये टॉपिक मैं देखूंगी। ये सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, ना ही मैं ये कुछ ऐसे मतलब बोल के आपको समझाऊंगी। चीज़ें मैं आपको वैसे समझाऊंगी जो इम्पॉर्टेंट है। ये सब मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और एक दूसरा हमारा टॉपिक है शिक्षण विधियाँ। मैंने यहाँ चार्ट उठा लिया है अपना। शिक्षण विधियाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की जो 2 पद्धतियाँ लागू की गई हैं, एक है शिक्षक केंद्रित विधियाँ, दूसरा है छात्र केंद्रित विधियाँ। तो उन्हीं विधियों को हम शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित दोनों विधियों को हम यहाँ समझाएंगे आपको। तो बिल्कुल क्लास के साथ बने रहें। क्लास को बड़ी मस्ती से अच्छे से सुने, ध्यान लगा कर सुने, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, है ना। अब चलिए बात करती हूँ फ्रेंड्स कि शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या होती है ना। अब हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम मेन पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट पर आते हैं कि शिक्षार्थी की विशेषता क्या है। यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा सा दिया है, मैंने उसको पढ़ा है, उससे कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है, है ना। सभी पुस्तकें हैं, पुस्तकों का मतलब इतना पेजेस ऑलरेडी रहता है, तो सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। आपके पास फिर पुस्तकें हैं तो पुस्तकों को उन अपने तरीके से आप पढ़ें। ठीक है सॉरी ठीक है, बात करते हैं कि अधिगमकर्ता से हमारा तात्पर्य उस बालक या व्यक्ति से होता है जिसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, मैंने कहा है कि हम यहाँ पर निचोड़ पढ़ेंगे। ठीक है, निचोड़ का मतलब समझते हैं। हम 200 पेज को 50 शब्दों में पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पर 200 शब्दों को, ठीक है, जहाँ 200 शब्दों में वाक्य लिखा गया है उसका केवल 50 शब्दों में हमने पढ़ना है। ठीक है, वही चीज़ें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। तो अधिगमकर्ता से हमारा तात्पर्य उस बालक या व्यक्ति से होता है जिसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। सकारात्मक व्यावहारिक परिवर्तन के लिए अधिगमकर्ता अपने पूर्व अनुभवों का सहारा लेता है तथा वह कुछ बातें अपनी परिपक्वता यानी जैसे वह बढ़ता है के फलस्वरूप भी सीखता है। अब यहाँ पर पूर्व अनुभव दिया गया है। ठीक है, तो कोई शिक्षार्थी है, कोई विद्यार्थी है, तो उसके पीछे जो पूर्व यानी जो कुछ चीज़ें उसके मतलब घटती जाती हैं उसके साथ, उससे तो सीखता ही है। जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है फिर भी वह सीखता है। प्रायः अधिगमकर्ता विद्यालय परिवेश में एक ऐसा अपरिपक्व बालक होता है जो अभी सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण कर रहा है ताकि यह भविष्य में प्रबुद्ध नागरिक बन सके। आप देखेंगे इस समय एनटीए जब भी एग्जाम के बारे में पूछती हैं तो किशोर और वयस्क विद्यार्थियों के बारे में ज़रूर चीज़ें पूछती है। ठीक है, जितने मतलब हमारे अडल्ट लर्नर्स हैं उनके संबंध में ज़रूर वो पूछते हैं, है ना, एनटीए पूछते हैं। और यही नहीं, यहाँ तक कि बीएड और एमएड की आपने यदि किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ भी इस टॉपिक को इतना बढ़िया समझाया जाता है कि किशोर के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर निम्न बिंदुओं के माध्यम से कि किसी भी विचार, क्रिया एवं कार्य का सीखना अधिगमकर्ता के बुनियादी गुणों एवं विशेषताओं पर निर्भर करता है।
एक अधिगमकर्ता इन गुणों एवं विशेषताओं का संक्षिप्त में उल्लेख निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी लर्नर्स की विशेषताएं देख रहे हैं। ठीक है, उसके गुण, उसकी विशेषताओं को बहुत ही संक्षिप्त में देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। यदि इतना आपने समझ लिया तो यहाँ से कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करके आओगे। मैं अपने शब्दों में बताने का प्रयास कर रही हूँ। जैसा कि हमने सीखा है वंशानुक्रम एवं वातावरण। आप जानते हैं कि वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हुआ कि जो बालक अपने माता पिता के गुणों से जन्मजात होते हैं। ठीक है, जो उनके मतलब बालक का जो गुण जन्मजात होता है उसे ही वंशानुक्रम की संज्ञा दी जाती है। यानी माता पिता के जो भाव हैं, जो व्यवहार हैं, वो ज़्यादातर बच्चे में समाहित रहते हैं। ठीक है, इसी को हम जन्मजात कहते हैं या वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, वंश के अनुक्रम, वंश के अनुसार जो बच्चे में गुण दोष आ जाए या जो माता पिता के गुण दोष बच्चे में हमें दिखाई पड़े वो वंशानुक्रम हो गया। और बड़ी सरलता से बता दूंगी कि वातावरण क्या होता है। तो वातावरण से ऐसे आप जानते हैं कि वहाँ के परिवेश से होता है। ठीक है, वहाँ के परिलक्षित परिवेश से, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं, वहाँ का आकाश, जल, वायु, जीव जंतु, जो परिवेश, जिस परिवेश में बच्चा रह रहा है या हमारा विद्यार्थी, शिक्षार्थी या सीखने वाला अधिगमकर्ता रह रहा है, तो वहाँ का परिवेश कैसा है, उसी परिवेश को कहते हैं वातावरण। याद रखना फ्रेंड्स, वातावरण का बहुत महत्व होता है। ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए यदि आप एक गृहिणी हैं या आप भी दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करते हैं तो याद रखना कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है आपके बच्चे के विकास के लिए। अपने घर का वातावरण आप बेहतर बनाएं। जैसा आपका वातावरण होगा आपका बच्चा वैसा ही सीखेगा और वैसा ही बनेगा। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप नेट के दौरान ना कि खुद में सुधार लाएंगे बल्कि अपने घर के परिवेश को भी आप सुधारेंगे। बात करती हूँ मूल प्रवृत्तियों की। देखो, यदि आप कहते हैं कि मैं पीडीएफ लाती तो पीडीएफ इतना बड़ा बड़ा दे रखा है कि बिल्कुल आप क्या बताऊँ मैं, इसलिए मैंने इसको अपने शब्दों में बताने का बिल्कुल प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, तो मूल प्रवृत्तियों का आशय हुआ कि ये जन्मजात होती हैं। ठीक है, जन्मजात होने का आशय हुआ कि जैसे किसी बच्चे में हो गया मतलब गुस्सा लगना, है ना, गुस्सा करना या ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, है, ये सब जो चीज़ें किसी बच्चे में आ जाती हैं तो वही हमारा क्या है कि संवेग मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों से आशय आप यही समझिए कि किसी में क्रोध की जो क्रोध का जिसमें भाव जल्दी से आ जाए, है ना, या जिस प्राणी के अंदर जल्दी से गुस्सा करने की प्रवृत्ति हो या मानसिक रूप से कोई जल्दी से नाराज़ हो जाता हो, मतलब जो चीज़ें व्यक्ति में, ठीक है, संवेग क्या है कि ये मूल प्रवृत्तियां हैं कि जो चीज़ें व्यक्ति में पहले से ही विद्यमान हो, ठीक है, वो मूल प्रवृत्तियां हैं। पहले से ही उसमें विद्यमान हो उसे ही मूल प्रवृत्तियों की श्रेणी, मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं। जो उसका व्यवहार हो, यानी कहते हैं मूल रूप से वो ऐसा ही है। फला व्यक्ति मूल रूप से आप कितना भी बदल दो वैसा ही है ना। भूख लगने पर भाग जाना या भोजन खोजना, है ना, कहीं डर लगने पर भाग देना, तो मूल प्रवृत्ति का आशय यहाँ पर यही है। ये मूल प्रवृत्ति कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों में जन्मजात ही रहती है, कुछ लोगों की मूल प्रवृत्तियाँ नष्ट भी हो जाती हैं, है ना। जैसे कई बच्चे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जरा सी बात पर रोने लगते हैं या जरा सी बात पर चिड़चिड़ाने लगते हैं, तो ये हैं उनकी मूल प्रवृत्तियाँ। अब बात करते हैं संवेग क्या है, अस्थाई भाव क्या है। ठीक है, यहाँ मान लिखा है, माफ़ करना, अस्थाई भाव होना चाहिए, है ना। टाइप मिस्टेक है, जिस पुस्तक का है टाइप मिस्टेक है, स्थाई भाव होना चाहिए। ठीक है, संवेग और अस्थाई भाव क्या है, तो फ्रेंड्स मैं आपसे बात करना चाहूँगी। संवेग का जो वर्णन है, संवेग भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक है सुखद संवेग, दूसरा है दुखद संवेग। तो संवेग हो गया कि हमारा स्नेह, हर्ष, प्रेम भाव जो भी उत्पन्न होता है व्यक्ति में, चाहे वो मनोवैज्ञानिक संवेग हो, सामाजिक संवेग हो, व्यक्तिगत संवेग हो, है ना। तो संवेग का मतलब हुआ कि जो भाव, ठीक है, जो भाव व्यक्ति में विद्यमान है ना, सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, जिसका अनुभव वो करता है, यही उसके संवेग कहलाते हैं, है ना।
जैसे कई लोगों ने इसका अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे वुडवर्थ कहते हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है ना। कई लोग इसका अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। संवेग हो गया, अब अस्थाई भाव को समझते हैं, ठीक है। अस्थाई भाव अलग है, संवेग अलग है, क्योंकि यहाँ एवं लिखा हुआ है। तो अस्थाई भाव वह है, अस्थाई भाव देखो एक अर्जित संस्कार है। अर्जित करने का मतलब हुआ कि जब व्यक्ति किसी बात को धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से ग्रहण करता है, धारण करता है अस्थाई रूप से, तो वही चीज़ उसके आचरण, उसके व्यवहार में हमें परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, तो वो हो गया अस्थाई भाव, है ना। और स्थाई भाव जो मतलब स्थित रहते हैं और कभी नहीं जाते, तो याद रखना वो व्यक्ति इंसान मतलब बहुत आगे तक जाता है, जिसके कुछ ऐसे भाव हैं जो कुछ गुणों को अस्थाई रूप से अपने हृदय में उतार ली, है ना। तो वो मतलब बात एक और भी बता दूं कि अस्थाई भाव कुछ जन्मजात भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो धीरे धीरे अस्थाई रूप से उसको सीखते हैं, अपने व्यवहार में उतारते हैं, तो ये हो गया स्थाई भाव। बात करते हैं बाल अभिवृद्धि एवं विकास की। देखो दोनों अलग अलग है, ठीक है। बाल अभिवृद्धि भी अलग है और यहाँ पर विकास भी अलग है ना। बाल अभिवृद्धि का आशय हुआ बालक के वृद्धि से, बालक के बढ़ने से, कि बालक की वृद्धि कैसी होती है ना, किस प्रकार से बालक बढ़ करके अपनी मतलब उसकी पूरी गतिविधियां जो हमारे सामने परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं। एक शिक्षार्थी की, है ना, उसका सर्वांगीण विकास कैसे हो रहा है। तो ये हो गई बाल अभिवृद्धि। शिक्षक की शिक्षार्थी यानी परीक्षार्थी, शिक्षार्थी, अधिगमकर्ता, जो भी आप समझें, तो ये उसकी अभिवृद्धि हो गई। और उसका विकास का मतलब है कि देखो अधिगमकर्ता का विकास धीरे धीरे होता है ना, एक साथ विकास नहीं होता है। और क्योंकि आपको बता दूं, जैसे आपने पहले 12th पास किया, फिर आपने BA किया, फिर MA किया, फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक अधिगमकर्ता हैं और पहले आप में उतनी विकसित आपके अंदर वो क्षमता नहीं थी। अभी आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं विद्यमान है, देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक ये प्रेरणा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेरणा भी एक लर्नर्स की विशेषता मानी गई है, क्योंकि प्रेरणा आपको पता है कि दूसरों को देख देख करके भी इंसान बहुत प्रेरित होता है और आगे बढ़ने के लिए काम करता है। आदत एवं थकान भी एक लर्नर्स की या शिक्षार्थी की विशेषताओं की श्रेणी में आता है, क्योंकि लर्नर्स की आप देखोगे कुछ लोग हैं पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं ना। और आदत एक ऐसी क्रिया है जो किसी कार्य को स्वेच्छापूर्वक निरंतर जारी रखने के परिणाम स्वरूप भी अस्थायी रूप से उसके व्यवहार का अंग बन जाती है ना। जैसे मेरी आदत है कि मुझे 4 बजे जागना है, अभी मेरी अस्थायी आदत बन चुकी है, ठीक है, कि इतने बजे मुझे ये काम करना है, इतने बजे मुझे ये वर्क करना है। तो ये सब अस्थायी आदतें हैं। और आदतों के साथ थकान भी है। कभी कभी होता है कि बालक मतलब पढ़ते पढ़ते निरंतरता वही काम करते करते वो ऊब जाता है, नहीं कर पाता है, तो ये भी उसकी विशेषताएं या गुणों के अंतर्गत इसको भी लिया जाता है। तो हमने ये चीज़ें कुछ देख ली हैं। अब हमारे पास एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास आया है कि उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति क्या है, ठीक है। शिक्षण की पद्धति को हमें देखना है। ये हमारे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को रखा गया है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले था, पर इसका मतलब कुछ चेंजेस थे इसमें, उस तरीके चेंजेस थे, लेकिन अभी इसको हम थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि ये विधियाँ कैसे काम करती हैं और एग्ज़ाम में कौन कौन सी विधि है जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होती है, पूछी जाती है, ठीक है। इस विधि को हम देख लेते हैं, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, बच्चे आ गए थे। दरअसल बात कर रहे थे हम शिक्षण विधियों की कि शिक्षण विधियाँ क्या हैं। फ्रेंड्स, शिक्षक विधि, ठीक है, ये शिक्षक होना चाहिए, यहाँ टीचर्स सेंटर्ड मेथड है ना। हमने अभी छात्र विधि को देखने के पश्चात, देखने से पूर्व छात्र की कुछ विशेषताएं, उनके गुणों को देखा कि क्या हैं अधिगमकर्ता के गुण। हम बात करते हैं कुछ शिक्षक के गुण, ठीक है। शिक्षक विधियाँ यानी शिक्षण विधियों को देखने से पहले हम थोड़ा सा शिक्षक की कुछ विशेषताओं की बात मैं आपको ऐसे बता दूंगी कि क्या चीज़ें हैं जो कि अच्छे शिक्षक में होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक को ये चाहिए कि वह कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य सकारात्मक अभिवृत्ति का संचार करे, है ना। जब वो कक्षा में शिक्षक रहे तो बच्चे बिल्कुल एकदम ऊर्जावान रहें, है ना, सकारात्मक रहें, ऊर्जावान रहें, एकाग्रचित्त रहें।
एक और बात रही अच्छे शिक्षक की, कि अच्छा शिक्षक वह है कि जो अपने विद्यार्थियों के लिए बहुत लोकप्रिय होते हुए और उनकी समस्याओं का समाधान करे, है ना। लोकप्रिय तो रहे ही, साथ ही साथ उनकी हर समस्याओं का समाधान करे, एक अच्छे शिक्षक की विशेषता है। एक अच्छे शिक्षक की विशेषता होती है कि वह अपने विद्यार्थियों पर उनके जो विद्यार्थी हैं उन पर पूर्ण विश्वास हो शिक्षक पर, विद्यार्थियों को। इम्पॉर्टेंट ये है एक चीज़ कि शिक्षक में संवेदनशीलता का गुण होना चाहिए, साथ ही वे अनुशासन प्रिय भी हों। क्योंकि आपको बताऊं कि यहाँ जैसे कमेंट बहुत सारे आते हैं, ठीक है, कमेंट आपके इतने बेहतरीन आते हैं, कभी कभी कुछ नए कमेंट होते हैं कि मुझे सहनशीलता संवेदनशीलता के साथ उसको समझना पड़ता है, और यूट्यूब की अनुशासनप्रियता को बनाए रखते हुए मैं उनको बहुत बेहतरीन रिप्लाई भी करती हूँ। ना कि मैं कुछ उनको उटपटांग बोलूँ या मैं कुछ मतलब ऐसा बोलूँ कि वो कभी कमेंट ना करें। मैं कोशिश ये करती हूँ कि एक अच्छे शिक्षक होने का व्यवहार निभाती हूँ कि वो कुछ सीख कर जाएँ इस मंच से, है ना। तो आप में एक अच्छे शिक्षक के गुण होने चाहिए। और एक शिक्षक का गुण ये भी है कि विद्यार्थी को हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करे, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे शिक्षक के लिए फ्रेंड्स ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अच्छे शिक्षक का सबसे बड़ा काम है कि वह विद्यार्थी को अधिगम के लिए प्रेरित करे और उसे सक्षम बनाए। और आपको पता ही है कि एक शिक्षक का एक यह भी महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह धैर्यशील हो, है ना, भावात्मक दृष्टिकोण का हो। तो बहुत सारे अच्छे शिक्षक की विशेषताएं हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे इसको टाइप करके आपको बताना चाहिए या इसका PDF आपको चाहिए एक अच्छे शिक्षक की, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। अब चलते हैं, बात करते हैं कि शिक्षण केंद्रित विधियां कौन कौन सी है, ठीक है। शिक्षण केंद्रित विधि, इसके अंतर्गत आता है व्याख्यान विधि, है ना। इसके शिक्षण केंद्रित के अंतर्गत 3 ही विधियां सम्मिलित हैं, व्याख्यान विधि, व्याख्या सह प्रदर्शन विधि और ऐतिहासिक विधि। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और पूछे जाते हैं। यदि आप पढ़ें छात्र केंद्रित विधियां को तो फ्रेंड्स माफ़ कीजिए मित्रों, मैं थोड़ी देर से क्लास फिर आपको प्रोवाइड करती हूँ, कुछ अर्जेंट वर्क आ गया है।